नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और अब बात सबसे पहले सीधी बस हादसे की। सीधी बस हादसे में मृतकों की संख्या 48 हो गई है। मौके पर अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। इधर हादसे के बाद मौके पर मातम पसरा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री रामखिलावन पटेल मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को ढांढस बंधाया। साथ ही शासन की तरफ से हर जरूरी मदद देने का भरोसा दिलाया। दोनों मंत्रियों ने राहत और बचाव कार्य का जायजा भी लिया। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि हादसे की हर एंगल से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि आज सुबह करीब 8:30 बजे सीधी से सतना जा रही एक निजी यात्री बस रामपुर नेकिन के बाणसागर बांध की नहर में गिर गई। नहर काफी गहरी थी और पानी ज्यादा था। पूरी बस उस नहर में समा गई, जिसके बाद पहले आसपास के लोगों ने बचाव कार्य किया और फिर 1 घंटे बाद मौके पर प्रशासन ने रेस्क्यू दल रवाना किया। बस को मोहनिया घाट से जाना था, लेकिन वहां जाम के कारण ड्राइवर ने रूट बदल दिया। बस जहां से गुजर रही थी वो सड़क नहर के किनारे है और वहां कोई रेलिंग भी नहीं थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हादसे में बचे लोगों ने बताया कि 32 सीटर बस में करीब 55 से 60 यात्री सवार थे। इधर हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह प्रवेशम कार्यक्रम और कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी और अधिकारियों को निर्देश दिया। युद्ध स्तर पर वहां हर तरह के राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और MP की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दुख जताया है। केंद्र सरकार ने भी मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। इधर सीधी बस हादसे में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बस का परमिट रद्द कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा है कि दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने मृतकों के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, लेकिन छुइया घाटी से बस बहुत तेज रफ्तार में थी, बहुत तेज, और अचानक से ले जाकर एक बस ढोल दिया और ड्राइवर निकल के भाग गया। बस जैसे उसमें गिरी, पूरे बस में पानी भर गया। हम लोग कांच तोड़ के निकालने की कोशिश की, लेकिन कांच नहीं टूटा। फिर हम कैसे बाहर आए, हम अपने भाई को भी निकालने की कोशिश की, आधी दूर तक निकाले अपने भाई को, लेकिन कहाँ छूट गया हमको नहीं पता। 35 स्टूडेंट पेपर देने वाले थे, मेरा भाई छूट गया। देखो कौन सी गाड़ी आ रही थी, तेज में थी। सर थोड़ा ऊपर करिए। नहर में गिर गई, आती वहाँ से तेजी से थी, वो अगर नहर में गिर गई। फिर आपने क्या किया? फिर मैं वहाँ से दौड़ी और अगर कूद गई, फिर निकाला। कि संकट की घड़ी में हम पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। जो भी अभाव आएगा, जो तकलीफ आएगी, जो कठिनाई आएगी, उनका समाधान करने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री जी की संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की है और उन्होंने तय किया कि 2-2 लाख रुपए जो परिजन हैं, हमारे मृतक भाई बहनों के, उनके परिजनों को दिए जाएंगे। 5-5 लाख रुपए हमारे शासन ने हमने तय किया है कि परिजनों को हम देंगे, तो ये 7 लाख रुपए की राशि अभी परिजनों को एक परिवार में मिलेगी। आदेश दे दिए गए हैं, घटना के जांच के आदेश दिए हैं। जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा वो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। गाड़ी मालिक का जो रजिस्ट्रेशन है, परमिट अरेस्ट कर दिया गया है। इसमें कुछ लापरवाहियां भी हुई है। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 दिन से बंद है, शायद राष्ट्रीय राजमार्ग बंद नहीं होता तो इस तरह की घटना नहीं घटती। मेरी मांग है मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया से, देश के प्रधानमंत्री से, कि कम से कम 50-50 लाख रुपए इनके प्रत्येक परिवार को देना चाहिए जिनकी मृत्यु हुई है।
इधर सीधी बस हादसे के बाद देश भर में लोग पीड़ित परिवारों के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी ने दुख व्यक्त किया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह प्रवेशम कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। कैबिनेट की बैठक तक स्थगित कर दी गई। मगर आपको जानकर हैरानी भी होगी और गुस्सा भी आएगा कि बैतूल में गृह प्रवेशम कार्यक्रम आयोजित हुआ। इतना ही नहीं, यहाँ के सांसद ने जमकर डांस भी किया, मानो बैतूल के बीजेपी सांसद को इस दुखद खबर से कोई लेना देना नहीं। सांसद डीडी उइके ने बकायदा आदर्श ग्राम कानवाड़ी पहुंचे, जहां गृह प्रवेशम कार्यक्रम में आदिवासियों के साथ जमकर ठुमके लगाए। अब बात जरा छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां मेनपाट कार्निवाल में शराब परोसने पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने विवादास्पद बयान देकर एक बार फिर राजनीति की जो सरगर्मियां थी वो बढ़ा दी। संस्कृति मंत्री ने मेनपाट की तुलना गोवा और थाईलैंड से करते हुए कहा कि मेनपाट में सत्यनारायण कथा नहीं हो रही थी। जो लोग भक्ति में लीन रहते, मनोरंजन और पर्यटन की जगह पर लोग मानसिक शांति के लिए आते हैं, उनके लिए जरूरी व्यवस्था की गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शराबखोरी की अब तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि संस्कृति मंत्री ने यह बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया है उन्हें नहीं मालूम, पर मीडिया में जो खबर आ रही है उसके आधार पर जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं तीसरी ओर मंत्री अमरजीत भगत के बयान के बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति शराब की संस्कृति नहीं है। आरोप लगाया कि सरकार छत्तीसगढ़ को दारू संस्कृति की तरफ ले जा रही है। बेबुनियादी बात है और पर्यटन स्थल पे लोग खुशियां मनाने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं, तो वहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा थोड़ी ना होता है। इसमें मुद्दा जैसी कोई बात नहीं है। मेनपाट का उत्सव था, वहाँ अगर इस तरीके से हुआ, लेकिन माननीय मंत्री जी बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में आया मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन को देखना भी चाहिए और नियंत्रण करना चाहिए और कार्रवाई भी करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति लाठी संस्कृति नहीं है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति शराब की संस्कृति भी नहीं है। और जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम था वो प्रभु राम का वनगमन मार्ग रहा है और आज दारू संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं। अगर इनकी संस्कृति दारू संस्कृति और दारू के बिना कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, अगर यही है तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, वो छत्तीसगढ़ की जनता इसका निर्णय करेगी। रायपुर में पूर्व कांग्रेसी पार्षद की भतीजे की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपियों ने पैसों के लेन देन के विवाद में जतिन राय की हत्या की थी और लाश को सूटकेस में भरकर कुएं में फेंक दिया था। आरोपियों ने टीवी क्राइम शो देखकर हत्या की खौफनाक ये योजना बनाई थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक के दोस्त प्रदीप नायक, सुजीत तांडी और केवी भास्कर को गिरफ्तार किया है, जिसने कबूला है कि जतिन ने उसे और उसके दोस्त सुजीत तांडी और केवी भास्कर से 20,000 रुपए उधार लिए थे। इसी पैसे को लेकर विवाद हो रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने जतिन को मैसेज कर एक बड़ा सूटकेस लेकर बुलाया, फिर टॉवेल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और मृतक को मरा समझकर वहीं शराब पीने बैठ गए। लेकिन तभी सूटकेस से जतिन की चीख पुकार सुनाई दी, जिसके बाद आरोपियों ने दोबारा गला घोंटकर जतिन की हत्या कर दी। इस दौरान आरोपियों ने डीजे भी बजाया ताकि किसी को उसकी चीख न सुनाई दे। चंडीखार क्षेत्र के एक कुएं में एक बॉडी मिली, सूटकेस में रखी हुई। इसमें जो बॉडी थी वो जतिन के रूप में पहचान की गई परिजनों के द्वारा। प्रदीप नायक के कथन के अनुसार कि ये क्राइम पेट्रोल देखता था, क्राइम पेट्रोल में इस प्रकार की कुछ चीज़ें थी जिसको ध्यान में रखते हुए उसने प्लानिंग किया था और इस प्रकार से 3 आरोपी इसमें थे, एक तो प्रदीप, एक सुजीत और एक दिवाकर। तीनों आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। धमतरी जिले के नगरी थाने क्षेत्र के घोरा गांव में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है और इस घटना से पूरे इलाके में दहशत है।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया भी जा रहा है कि घोरा गांव के जंगल में 15 से 20 हथियारबंद वर्दीधारी नक्सलियों ने रात में जयदीप मरकाम को घर से उठाया और उसे ले गए, फिर उसकी हत्या कर दी। कुछ महीने पहले पुलिस ने एक इनामी नक्सली को घोरा गांव के जंगल से मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। इस मामले में मुखबिरी के शक में जयदीप को घटना वाली जगह पर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। अब मेरे तो मरकाम नाम का एक लड़का है जिसकी नक्सलियों ने हत्या कर दी है। तस्दीक वास्ते हम लोग की टीम आज गई हुई थी और वहाँ पर जो डेड बॉडी है उसको वो हम लोग को मिला है और अभी पीएम के लिए हम लोग रवाना कर दिए। सर में चोट लगा है जो मृतक है, बाकी पीएम रिपोर्ट से जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद मृत्यु का खुलासा होगा। महासमुंद जिले के सरायपाली में दुकान से हुए 20 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस को अब सफलता मिली है। दरअसल दुकान के कर्मचारी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी ने बड़ी चालाकी से दुकान का ताला तोड़कर एक ताला बदलकर एक चाबी मालिक को दी, दूसरी अपने पास रख ली, जिसके बाद 14 फरवरी की रात को 20 लाख रुपए चोरी कर लिए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि घर बनाने और गाड़ी खरीदने के लालच में उसने ये चोरी की। पुलिस ने आरोपी के पास से 20,06,550 रुपए जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संदेह के आधार पे वहाँ पे जितने भी काम करने वाले उनको सभी से पूछताछ की गई। पूछताछ में जो वहाँ पे एक संजय यादव करके जो वॉचमैन था उसके ऊपर संदेह पुख्ता हुआ। उससे जब पूछताछ की गई तो शुरू में तो गोलमोल जवाब दे रहा था। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। रायगढ़ नगर निगम में सड़क के किनारे दो नाली बनाने और गलत निर्माण होने की वजह से नाली का कोई उपयोग न होने से पूरा विवाद गहराता जा रहा है। 12 करोड़ रुपए की लागत से बने इस नाली निर्माण में 2014 से इसको शुरू किया गया था, लेकिन काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके बावजूद भी ठेकेदार को पूरे पैसों का भुगतान कर दिया गया। दरअसल पहले निगम को सर्किट हाउस के पास दोनों तरफ नाली बनानी थी। इसके अलावा उसी इलाके में पीडब्ल्यूडी ने भी पहाड़ से नाली निकालने के लिए वहां एक निर्माण की स्वीकृति ले ली। अब नाली बनाने के लिए निगम की 1 करोड़ 54 लाख रुपए और 10 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी गई और अब गलत नाली बनने से उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल अनियमितता है। शासन हमेशा अच्छे काम के लिए और जनता के हित में पैसे को उपयोग के लिए देती है और यहाँ कुछ अधिकारी और ठेकेदार मिल करके उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ के लिए फंड प्राप्त हुआ है उस फंड का सही उपयोग उस क्षेत्र की जनता को मिलना चाहिए। दुर्भाग्यजनक बात है कि नाली की एक तो आवश्यकता नहीं थी और सड़क की ही आवश्यकता थी और सड़क की मांग समय समय पर होते रही और सड़क बनाने के आड़ में एक लाभ और भ्रष्टाचार की दृष्टि से नाली का निर्माण करना जो पूर्ण भी नहीं हुआ, पैसा का उपयोग भी नहीं हुआ। उसके बाद नगर निगम से भी लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का उस नाली में खर्च किया गया है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो नांगिन गली और सड़क है 10 से 12 करोड़ का है, उसमें अगर उसमें फर्जी तरह से काम किया होगा तो मैं कमिश्नर सर से चर्चा करके उसमें कार्रवाई करूंगी और पूर्ण है कार्य तो उसको मैं पूर्ण भी करवाऊंगी। भिलाई में 42 दिनों बाद जिला प्रशासन ने बीएसपी में काम करने वाले कार्तिक राम ठाकुर के शव का अंतिम संस्कार किया। दरअसल भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी की सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 42 दिन पहले जनवरी के पहले सप्ताह में कार्तिक राम ठाकुर की मौत हुई थी। तब से शव मोर्चरी में ही रखा हुआ था और उनके परिजन भिलाई स्टील प्लांट में अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे थे और शव को लेने से इनकार कर दिया था। दाह संस्कार के बाद भी बीएसपी प्रबंधन ने अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार कर दिया है। आदिवासी समाज के हैं और छोटी जाति के हैं, इसलिए वो निर्णय नहीं ले रहे हैं। 10 दिन हो गया है मैं यहाँ धरना में बैठी हूँ, लेकिन जिला प्रशासन भी आज इसके लिए एक बार भी अनुकंपा का ये के लिए मेरे पास पूछने के लिए आप क्या चाहते हो ऐसे पूछने के लिए भी नहीं आए। और अब बात करते हैं सालासर बालाजी धाम की। तो
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सालासर बालाजी धाम में मंदिर स्थापना का तीसरा वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। एक दिन के इस उत्सव में भगवान के दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े। सुबह भगवान का श्रृंगार कर दुग्धाभिषेक और 1.25 मणि भोग लगाया गया। आरती के साथ ही सुंदरकांड का पाठ और भजन भी हुआ। फिर शाम को जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी ने हनुमान जी के 7 रिश्ते पर प्रवचन दिए। रंगीन रोशनी से नहाया, ये है मध्य भारत का पहला मान्यता वाला रायपुर का सालासर बालाजी धाम, जहां मंदिर स्थापना के 3 साल पूरे होने पर विशेष पूजा अर्चना हुई। सुबह पुण्य मुहूर्त पर बालाजी के श्रृंगार के बाद दुग्धाभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान को 1.25 मणि भोग और 56 भोग लगाया गया। 55 तालियों से सालासर बालाजी की आरती हुई। साथ ही सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। सालासर बालाजी मंदिर परिसर में बने विशाल पंडाल में भजन संध्या के साथ ही भक्तों को महाप्रसादी दी गई। महोत्सव की संध्या जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी ने की। हनुमान जी के 7 रिश्ते पर कथा का वाचन किया। उन्होंने रामायण के 7 पात्रों के माध्यम से जीवन प्रबंधन और संबंधों की बड़ी खूबसूरत व्याख्या की। इस दौर में मनुष्यता ने शायद ऐसा कठिन समय नहीं देखा होगा जो पिछले 1 साल में इंसान की जिंदगी ने जो करवट ली, कोई सोच नहीं सकता था। बड़े बड़ों का भ्रम दूर हो गया। जीविका और जीवन आमने सामने हो गए। जीवन बचाने जाओ, जीविका दांव पे लग गई। जीविका मतलब रोजी रोटी, कारोबार, व्यापार, नौकरी, जो भी हो। जीवन बचाया, जीविका दांव पे लग गई। जीविका बचाई, जीवन दांव पे लग गया। जब इस कठिन समय से आप बाहर आए तो बहुत सारे लोगों को यह भी लग रहा है कि सब कुछ सामान्य हुआ नहीं है। सावधान रहिए। और एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, कुछ काम भगवान के होते हैं, करवाता वो आपसे है। इस बात को गठान बांध लेना आप। कई बार हमको गलतफहमी हो जाती, हमने किया। ना 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 ना, आपका चयन किया है उसने। राम जी ने हनुमान जी का चयन किया था। ये जो दिव्य प्रांगण आप देख रहे हैं, जो धीरे धीरे तीर्थ स्थल बन जाएगा, वर्षों पहले जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों ने संकल्प दोहराया था। और मैं तो जब जब रायपुर आता, सुरेश जी के मन में एक पीड़ा थी, अब तो पंडित जी कुछ ऐसा आप तो भगवान से करो, कुछ अपन करें, सालासर धाम जल्दी बन जाए। ये तब की बात बता रहा हूं जब कुछ था नहीं, लेकिन चयन किया कुछ लोगों का भगवान ने। अब अगर हम लोग ये सोचे ये हमने बनाया है, बस आया रावण अंदर। आपने नहीं बनाया, आपसे बनवाया है। आप माध्यम हो, आप निमित्त हो। जीवन में देखना, कभी कभी आपको महसूस होगा आप सोच नहीं सकते और भगवान कैसे आपकी मदद कर देता है। पर भरोसा रखना, वो है और वही करेगा। परीक्षा लेगा वो। हंसते हंसते भी निकल आते हैं गम के आंसू। अपने ढंग से लेता है, हंसते हंसते भी निकल आते हैं गम के आंसू। जिंदगी किस तरीके से सजा देती है आपको अंदाज भी नहीं लगता। भगवान की कृपा के बड़े ढंग होते हैं। इसलिए याद रखिए, हनुमान जी से सीखिए। अधिक बोलने वाले कम सुने जाएंगे, कम बोलने वाले अधिक सुने जाएंगे। बोलते समय शब्दों का चयन ठीक हो। कोई शब्द बिना अर्थ के न निकल जाए, नहीं तो अनर्थ भी हो जाता है। अच्छे वक्ता की पहचान है।
सालासर बालाजी धाम के महोत्सव में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। श्री सालासर बालाजी मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेश गोयल ने आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, रायपुर के हर नागरिक की तरफ से मैं पंडित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबकी तरफ से मैं एक निवेदन भी करता हूं। आज जो कथा सुनी हमने हनुमान जी के 7 रिश्ते, वाकई ये 7 दिन सुनने के लायक है। और हम प्रयास करेंगे कि निकट आने वाले महीने, 1.5 महीने में आपसे 7 दिन ये कथा सुने। हम अपने अग्रवाल समाज में और सब लोगों से बैठ के राय करेंगे, फिर आपसे तारीख लेंगे। और वाकई ये 7 रिश्ते समझ लिया तो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। सालासर बालाजी भगवान के 3रे वार्षिकोत्सव में भक्त और भगवान के बीच की अटूट और अविरल श्रद्धा भाव ने सभी को भाव विभोर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।